हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम आपको ऑलरेडी चल रहा है और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल CB2 की एग्जाम डेट्स भी ऑलरेडी आ चुकी हैं। 20 दिसंबर को आपको उसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अभी ग्रेजुएशन लेवल का CBT2 का एग्जाम हुआ था, 2 शिफ्ट में कराया गया था। 13 अक्टूबर को शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। इसके बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। टोटल आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से मैंने 20 सेलेक्ट किए दोनों शिफ्ट के मिला के। वो भी आपको चैप्टर वाइज अरेंज करके ही मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा, सो डेट आप जो भी नए टाइप्स हैं या जो भी अच्छे सवाल हैं वो आप करके जाए। जिन क्वेश्चन में कुछ ट्रिक्स लग रही होगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। जो जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, जिन्हें बच्चों को करने में दिक्कत आई एग्जामिनेशन में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। और इसी तरीके की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें रेलवे एग्जाम्स के सारे बेस्ट क्वेश्चंस आपको अलग से करा रखे हैं। और जो हमारा ये रेलवे का नया चैनल है, इस पे कंबाइंड वीडियो भी मैं आपकी डाल दूंगा जिससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वो NTPC, CBT2 और आपका जो अभी एग्जाम आने वाला है और RRC ग्रुप डी जो ऑनगोइंग है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और अगले साल के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और ऐसे ही साइंस की हमने कंप्लीट मैराथन क्लासेस अपलोड कर दी हैं, जैसे 19 आवर्स की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की लगभग 15 घंटे की और केमिस्ट्री की भी आ जाएगी अभी। वो सारी आपको आरबी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन पे मिल जाएंगी। और साथ के साथ आपको टेलीग्राम पे उनकी PDF भी दे दी जाएगी। अभी फिजिक्स और बायोलॉजी की PDF मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर भी सारे आपको इसी चैनल पे मिलते हैं, आरबी रेलवे एग्जाम्स। तो आप इसे अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और जो ये हमारा नया चैनल है रेलवे एग्जाम्स का, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट रेलवे से रिलेटेड अब आपको इसी चैनल पे मिला करेगा। और ये फ्री टेस्ट RRC ग्रुप डी के हमने 10 बनाए हैं। NTPC UG CBT2 के मॉक आपके 30 नवंबर से स्टार्ट होंगे आने, तो उसका अपडेट मैं आपको जल्दी दूंगा। और बाकी सारे प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे आपको CBT2 के क्वेश्चन मॉक फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने, फुल लेंथ, टॉपिक वाइज, सेक्शन, सब तरीके के यहाँ पे अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज में जाके दे सकते हैं। और बाकी जो CBT1 के पेपर्स हैं वो भी मॉक फॉर्मेट में आपके आरबी की वेबसाइट में मिल जाएंगे, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। चलिए, सबसे पहला सवाल देखो। ये सवाल ना SSC ने, मतलब TCS ने आपको एग्जाम लिया है रेलवे का। पहले SSC का भी TCS लेता था। ये SSC में इतनी बार सवाल मैंने करवाया है आपको कि देखते ही आपको आंसर मार्क करना था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या आता है, LNMNO एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कुछ तरीके से एंगल M 102 डिग्री का है। टेंजेंट L और N एक पॉइंट P पे जाके मिलती हैं। तो आप बता दो LPN का मान क्या होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने, अगर सिमिलर टाइप आपको याद हो तो आप उसको कहा था कि भाई इसे 90 से कंपेयर करो। 90 से कितना ज्यादा, 12। जो हमारा आंसर होगा वो 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर 90 से कम होता तो जितना कम होता उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते और आपका आंसर आ जाता। ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने पढ़ा रखी है आपको। बाकी बेसिक से आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है भाई, अगर एक मैं सर्कल बना दूं और उसके अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जाए, वो कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कुछ एक क्वाड्रिलेटरल में इस तरीके का आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर सकता। यहाँ पे आप देखेंगे जब मैंने कंस्ट्रक्शन करी है कि आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है और ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री से छोटा दिखेगा, है ना। अब क्यों मैंने ऐसे बनाया वो भी देखेंगे। हमें क्या रखा है, LMNO एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल M 102 का है। तो M ये 90 से बड़ा बनाया ना मैंने, तो ये 102 हो गया। LMN एंड O ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। टेंजेंट L और N पे बना रहा हूं तो वो P पॉइंट पे मिल रही है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं L पॉइंट पे और M पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूं तो वो मिल रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके। तो एक ऐसे जा रही होगी और एक टेंजेंट ऐसे जा रही होगी और वो जाके P पॉइंट पे मिलेंगे। अच्छा, टेंजेंट आप कहते सर आपने ये बनाई, क्या ये वाले एंड पे टेंजेंट कभी आपस में मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगे। टेंजेंट उसी पॉइंट पे उस साइड ही मिलेंगी जिस साइड हमारा जो ये वाला एंगल होगा ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। 90 डिग्री से कम एंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टेंजेंट्स कभी भी नहीं मिलेंगी। तो फिगर हमारी ऐसी ही बनेगी। क्लियर। अब इसका सोल्व करके हमसे पूछा है भाई ये वाला एंगल बता दो, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कैसे करते हैं। इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है भाई, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये देखो 90 से कितना बड़ा है। आप कहेंगे सर ये 90 से 12 बड़ा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 से जितना बड़ा इसका 2 गुना। अब ये चीज आई कैसे, अच्छा अगर ये वाला एंगल करेंगे तो ये वाला एंगल, ये 90 से जितना बड़ा, ये 90 से उतना ही छोटा हो जाएगा। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये एंगल दे रखा होता तब भी मैं कहता ये वाला एंगल क्या होता था, 90 से जितना छोटा उसका 2 गुना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखिए। मैं ये थोड़ा सा पार्ट मिटा देता हूं
आप कहेंगे सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं जैसे M और यहाँ पे O, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो ये मेरे पास 90 प्लस 12 है, आप कहेंगे सर ये वाला एंगल 180 में से 90 प्लस 12 को हटा दो, तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू कितनी बच गई 90 माइनस 12। 90 की टर्म्स में देख के आपको बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ये वाला एंगल बताना है, आप कहेंगे सर ये दो टेंजेंट जा रही है, अगर मैं इसका सेंटर मान लूं से O डैश, तो आप कहेंगे सर यहां से ये लाइन मिला दो, तो ये एंगल क्या होता है मेरे पास, टेंजेंट सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर यहां से लाइन ड्रॉ करूं ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये वाला एंगल ये मेरी आर्क है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो इस एंगल का डबल होगा जो मेजर सेगमेंट पे बनता है। तो हम कह सकते हैं भाई ये वाला एंगल हमारे पास निकल के आएगा, ये 90 माइनस 12 था, तो 2 इंटू में 90 माइनस 12, इसका मतलब 180 माइनस 2 इंटू में 12, यही है, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को देखूं तो चारों कोनों का योग कितना होता है 360, ये दोनों 90 90, तो हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है भाई, इसका और इसका योग कितना होगा 180। अगर इन दोनों का योग 180 है तो ये वाला एंगल तो मेरा 180 से कितना कम है 2 इंटू 12, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 ही तो हो जाएगा 24। क्लियर हो गया कैसे निकला ये ट्रिक कैसे बनी, सब कुछ समझा दिया मैंने आपको। आगे एग्जामिनेशन में बिल्कुल सिमिलर तरीके का सवाल आएगा, डायरेक्टली अपना आंसर निकालेंगे। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। कहता है ट्रायंगल की 3 भुजाएं दे रखी है हमें और बता दो इसका एरिया क्या होगा। जब भी 3 साइड दे रखी हो, एक तरीका तो ये होता है हम उसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें, जिसमें हम कहते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया क्या होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये मेरा एरिया होता है, जिसमें S क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है, और परिमाप भाग 2 और ABC साइड्स होती हैं। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू जो निकालना टाइम कंज्यूमिंग होगा। हमेशा देखा करो जब भी 3 साइड दे रहा हूं क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं बना रहे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बना रहे। राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस हो गई और बाकी की 2 साइड ये हो गए, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। हमेशा आपको क्या करना है, आपको ये इन दोनों का स्क्वायर करके सम करके चेक तो नहीं करना ये वाला आ रहा है, आप डायरेक्टली डिफरेंस पे जाया करो। आप चेक करो कि भाई क्या 48 का स्क्वायर जो सबसे छोटी साइड है उसका स्क्वायर क्या बराबर है 195 के स्क्वायर माइनस 189 के स्क्वायर के। अगर ये बराबर आ गया तब भी तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। आप देखेंगे इसमें से ये घटाया तो मेरे पास आ जाएगा 6 और इसमें ये वाली वैल्यू जोड़ दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 और ये 384 यही आ गया। अगर आप ध्यान से देखें 48 का स्क्वायर 48 अगर मैं 6 के टर्म्स में ब्रेक करूं तो 6 इंटू में 8 है, तो बेसिकली अगर ये बन रहा होगा तो आप इसे 6 से कटना चाहिए क्योंकि स्क्वायर चाहिए हमें 6 का, तो यहां से 6 से काटूंगा तो आप देखेंगे ये बनेगा 64। तो ये 6 स्क्वायर यहां से मिल गया और यहां से 8 स्क्वायर मिल गया तो 48 बन गया, वेरीफाई कर गया। मतलब हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एक हो गया 48 और एक हो गया मेरे पास यहाँ पे 189। एरिया का मान यहां से काटेंगे 24। अब यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, यूनिट डिजिट 4 इंटू 9, यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो सकता है। क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आया? ऐसे हम देख सकते हैं। बाकी तो आप थोड़ा रेशियो ले लेते हैं इन तीनों का तब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको मिल जाते हैं। आप कहते हैं सर जैसे तीनों का रेशियो लेता हूं तो 3 से दोनों वैल्यू कट रही है, ये आया 63, ये आया 16 और ये आया 65। क्या 63, 16 और 65 आपने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है? ट्रिपलेट में किसी से भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो ट्रिपलेट ही रहता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा हमारे ट्रायंगल के अंदर। तो ये देख लेते तब भी कहते हैं सर ये तो ट्रिपलेट बन रहा है, फिर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कर सकते हैं। ये अप्रोच हो सकती है, और भी मल्टीपल चीजें आप सोच सकते हैं। बट अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, मेंसुरेशन पे आ गए हम ज्योमेट्री से। एडवांस मैथ्स बहुत कम कर दी एग्जामिनेशन में, CBG 2 में एनटीपीसी में बहुत ही कम एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादातर अरिथमेटिक ही था। तो कुछ गिने चुने क्वेश्चन थे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के, फिर अरिथमेटिक पे आ जाएंगे। कहता है हमारे पास कुछ ब्रिक्स हैं जिनकी डायमेंशंस ये दे रखी है। ब्रिक क्या होती है? क्यूबॉइडल शेप की होती है, इस तरीके की होती है इंटेक। इसे यूज करके हमें एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई होगी 81 मीटर, हाइट होगी 29 मीटर और 0.8 मीटर उसकी होगी थिकनेस। तो हमें बता दो कि कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर सीमेंट और सैंड जो लगती है वो 40% टोटल वॉल्यूम ले लेगा दीवार का।
आप देखते होंगे घर में कोई भी दीवार है, खाली ईंट से तो दीवार नहीं बन जाती, ईंट लगती है, उसके बाद फिर सैंड भी लगती है, फिर सीमेंट लगता है, तब जाके एक दीवार खड़ी होती है। तो अगर 40% एरिया सिर्फ सीमेंट और सैंड ले जाएगी तो हमारे पास ब्रिक कितनी लगेंगी, जितनी भाई वॉल की वॉल्यूम होगी उसका 60%, 100 में से 40% घटा देंगे। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 81 इंटू में 29 इंटू में 0.8 और इसका भी कितना 60%। इतनी वॉल्यूम चाहिए मुझे किससे, ब्रिक से। एक ब्रिक की डायमेंशन कितनी है 72, 50 और 25, ठीक है। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो क्या कर लेंगे आप, जो हमारे पास यहाँ पे मीटर में है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा। अब सोल्व करके अपना आंसर बताएंगे कि क्या वैल्यू हमारे पास आएगी। आप देखेंगे परसेंट से घटाऊंगा तो 2 जीरो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कहीं भी। अच्छा, कैलकुलेशन करना है, जैसे 9 से काट दूंगा तो ये 900 और ये आ जाएगा मेरे पास 8। अब आगे आपको कैलकुलेशन करनी है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप देखो 8 को भी अगर आप ब्रेक करके देखो 25 है, 8 को 4 और 2 में ब्रेक कर दूंगा तो 25 इंटू में 400, 50 इंटू में 200, तो यहाँ पे भी 100 मिल गया, यहाँ पे भी 100 मिल गया, मतलब 4 जीरो को मेरे को एलिमिनेट करना है ऊपर। तो यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और 4 जीरो चली गई। आंसर क्या बचेगा मेरे पास 9 इंटू में 29 इंटू में 8 इंटू में 6। अब यहां से आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में या तो यूनिट डिजिट भी मेरे को थोड़ी डिफरेंट सी दिख रही है, ट्राई करके देख लो। अगर आप देखेंगे एक तो यहाँ पे इवन वैल्यूज भी हैं, तो मेरा आंसर जो भी होगा वो इवन होगा, और तो हो नहीं सकता। इन दोनों में भी 9 9 जा 81, 1 8 और 8 6 जा 48, यूनिट डिजिट आएगी 8, तो यही आंसर हो सकता है। क्लियर, वरना 9 से कौन सी वैल्यू कट रही है वो भी देख सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं जो 9 से कट जाए, थोड़ा मुश्किल रहता है डायरेक्टली डिविजिबिलिटी यूज करना, यूनिट डिजिट और बाकी मेथड ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। अगले सवाल पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक हमारे पास मेटेलिक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 20 और डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो गया 7। इसे पिघलाया जाता है और 2 कोन बनाए जाते हैं और उनकी वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है हमें 3:4 और कहते हैं कि दोनों की हाइट सेम है, डेट इज 35। सब सेंटीमीटर में चल रहा है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें बताना है कि परसेंटेज चेंज क्या होगा फ्लैट सरफेस एरिया में बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, ये 3:4 है। आप बताओ मुझे जल्दी से, जब मैं वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा हूं दो कोन की, वॉल्यूम 3:4 है, हाइट दोनों की सेम है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देखेंगे 1/3 पाई और एच ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो जो वॉल्यूम होगी वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका रेडियस अगर मैं R1 मान लूं और इसका रेडियस R2 मान लूं तो आप कहेंगे सर ये R1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया और ये वाली वैल्यू मेरी R2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक। दूसरी चीज, अगर हम इससे पिघला के बना रहे हैं इसे, तो आप कहेंगे सर इन दोनों की कंबाइंड वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है जिसकी वॉल्यूम होती है, तो पाई इंटू में 7 स्क्वायर इंटू में 20 और ये बराबर हो जाएगा। अब इसमें 1/3 पाई एच तो कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 पाई हाइट है 35 और ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये 3, इसे 3x मान लेता हूं और इसे 4x, तो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, सॉरी ये R1 का स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल है ना, तो 3x प्लस ये हो जाएगा 4x। ठीक है, यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास पाई से पाई ये एलिमिनेट हो गया, 7 से काटूंगा तो ये 5 बचेगा, ये 20 स्क्वायर नहीं है 20, 5 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 4 बचेगी और 4 और 3 7 से ये 7 कट जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे x का मान कितना 4 3 12। अब ध्यान रखना ये 3x किसके प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के, मतलब R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 इंटू में 12 36 आ जाएगा और R2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इंटू 12 ये 48 आ जाएगा। कोई गलती मत करना यहाँ पे। अब हमें बेस एरिया में बताना है कि भाई चेंज कितने को मिला। अब पहले भाई इसका एरिया कितना था हमारे पास, फ्लैट सरफेस एरिया। फ्लैट क्या होता है, जो बिल्कुल प्लेन है। प्लेन क्या होगा, जो इसका बेस है और ये बेस है, ये फ्लैट होते हैं ना सरफेसेस अगर आप ऊपर से देखेंगे, और इसमें फ्लैट सरफेसेस ये और ये हैं। तो इसका तो एरिया हो गया मेरे पास भाई पाई आर स्क्वायर
और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई 7 का स्क्वायर। और यहाँ पे फ्लैट सर्फेसिस क्या होंगे मेरे पास, पाई तो कॉमन आ गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर इतना, r2 स्क्वायर इतना, तो ये वाली वैल्यू 36 प्लस 48 हो गई। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास 84 बनेगी। तो 2 इंटू में 7 स्क्वायर और ये हो गया 84, आप देखेंगे 7 से कट जाएगा कितना, 12, 2 से कट जाएगा 6, तो 7:6, पहले 7 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। कितना, परसेंटेज चेंज कितना देखने को मिलेगा, आप कहेंगे सर 1 का डिक्रीज हुआ 7 पे, तो 1/7 कितना होता है, 14 2/7 परसेंटेज, इतने का डिक्रीज हुआ। अगला सवाल एलसीएम एचसीएफ का इतना प्यारा सा सवाल कह रहा है कि हमारे बता दो रिमाइंडर क्या होगा व्हेन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो 5 रिमाइंडर देता है इन सब से डिवाइड होने के बाद अगर उसको हम डिवाइड कर दें 4 से, तो आप कहेंगे सर मेरे पास जो भी वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या क्या होगा, आप कहेंगे सर इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका, 12 का, 15 का और 20 का, और इसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये वो नंबर बन जाएगा जो इन सब से डिवाइड करने के बाद हर केस में रिमाइंडर 5 दे, सबसे छोटा नंबर। और इसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर बताना है तो क्या होगा, आप कहेंगे सर जब ये एलसीएम हमें इसका ले रहा हूं तो इसमें 20 भी है 12 भी है, तो एलसीएम जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, होगा, तो ये वाली वैल्यू तो 4 से पूरी कट जाएगी, तो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने देखा बस 5 को कि 5 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल मेरे पास, एक शॉप ऑफर करती है सक्सेसिव डिस्काउंट्स, एक 10%, 15% और 20% का एक प्रोडक्ट पे, हमें बताना है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा जो सेम प्राइस बताएगा। आप कहेंगे सर डिस्काउंट का जब भी सवाल हो एक तो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं बड़ा सा, वरना जब सिंपल वैल्यूज दे रखी है ना ऐसे 10, 15, 20 सिंपल वैल्यूज हो कटने वाले, तो डायरेक्टली आप ऐसे देखा करो, अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो आर्टिकल को कितने का बेचूंगा, 90% पे, मतलब 9/10 पे। फिर मैंने डिस्काउंट दिया 15% का, तो कितने पे बेचूंगा, आप कहेंगे सर 85% पे, जो कि होता है 17/20। और फिर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया तो मैं आर्टिकल को कितना बेचूंगा, वो होता है 1 मतलब 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80% पे बेचूंगा, 80% होता है 4/5। तो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो नीचे तो मेरे पास कितना बन गया, 20 इंटू 5 100 और नीचे बन गया 1000 का अगर मुझे पड़ रहा है तो हम बेच कितने का रहे हैं, आप 17 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 153, और इसके अंदर अगर मैं 4 से कर दूंगा तो 2 और 1 कैरी फॉरवर्ड 612, तो मेरे पास चेंज कितने का देखने को मिला, आप कहेंगे सर 1000 का पड़ रहा था, इतने का बेचना है, कितना डिस्काउंट दे दिया, 388 का डिस्काउंट दे दिया, है ना। 1000 पे 388 है, 100 पे लगाता तो एक पॉइंट इधर लग जाता और एक पॉइंट इधर, 100 पे कितने का आएगा, 38.8 का डिस्काउंट आएगा, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। अच्छा, अब इसी सवाल को क्या मैं ऑप्शन से भी कर सकता था, आप ध्यान से समझना, पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। मैं इस क्वेश्चन को जब मैं यहां पे पहुंचा था ना, यहीं पे इसे यूनिट डिजिट से खत्म कर सकता था। जैसे ही मैंने देखा कि भाई नीचे 1000 बन गया तो मेरे को आगे जाके पता है कि कैलकुलेशन में क्या करना है, मैंने इसकी यूनिट डिजिट निकाली। आप कहेंगे सर 9 इंटू 7 3 इंटू 4 2, यूनिट डिजिट आएगी 2। अब जो भी ये वैल्यू बनेगी मेरे पास इंटीजर बनेगी, डिवाइडेड बाय 1000 होगा, मैं इसमें से ये घटाऊंगा एक्चुअल डिस्काउंट पता करने के लिए, तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट आएगी 8, और जब मैं पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि 1000 को 100 में करने के लिए तो 0.8, तो मेरा आंसर जो भी होगा उसके लास्ट में 0.8 होगा। एग्जामिनर को भी पता है इस ट्रिक के बारे में, तो उसने 3 ऑप्शन ऐसे दे दिए, तो डायरेक्टली काम नहीं बना, हमें करना पड़ा, ठीक, वरना कुछ क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली लास्ट डिजिट से हो जाता है। अब इसी तरीके का एक और सवाल क्वेश्चन में कहता है कि जो प्राइस है ना, पहले भाई हमने 10% घटाया, फिर 45% बढ़ाया, फिर 10%, सॉरी पहले 10% घटाया, फिर 45% घटाया, फिर 10% घटाया 3 सक्सेसिव मंथ में, और 4th मंथ में 65% इंक्रीज कर दिया। तो हमें बताना है कि भाई ओरिजिनल से 4th मंथ के बाद जो प्राइस बनेगा उसमें कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो भाई 4 चीजें हो रही हैं, 10% का डिक्रीज है, 55% का डिक्रीज है, फिर 10% का डिक्रीज है, और यहाँ पे फिर 65% का इंक्रीज है।
आपके ऊपर, आप चाहो तो यहाँ पे दो दो बार पहले इफेक्टिव लगा लो, से इन दोनों में इफेक्टिव निकाल लिया, फिर इन दोनों में इफेक्टिव निकाल लिया, फिर जो रिजल्ट आएगा इन दोनों में इफेक्टिव लगा के भी आप बता सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दूसरा तरीका क्या होगा जो मैं जनरली फॉलो करूंगा जब सिंपल वैल्यूज होती हैं, आप कहेंगे सर 10% का डिस्काउंट हुआ तो 9/10, फिर 45% का डिस्काउंट तो 55%, 55% क्या होता है 11/20, 10% का डिस्काउंट दे दिया फिर से तो 9/10, और 65% की वैल्यू बढ़ा दी, डिस्काउंट मतलब कम करना और ये प्रॉफिट मतलब बढ़ाना, आप परसेंटेज में देखो या प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी तरीके से देख सकते हो। तो 65% बढ़ाना तो मतलब 165% हो गया, ये कितना होता है 33/20 होता है। ये सारी वैल्यूज आपको याद है। अब देखो कोई ऊपर नीचे कट तो रहा नहीं, तो नीचे वालों को अलग कर लो आप पूरा का पूरा, तो 2 × 2 4, और उसके बाद मेरे पास 1 2 3 4 जीरो आ गए। ऊपर वाला सोल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको 11 का मल्टीपल रूल पता है, 33 को भी ब्रेक कर दो 3 × में 11 में, तो 11 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा 81, इंटू में 3 243, ये आपको पता है 243 या 3 की पावर 5 भी आप देख सकते थे, ठीक है। अब इसमें पहले मैंने दो बार 11 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 11 से करूंगा तो ये यूनिट डिजिट 3 एक साथ, 4 और 3 7, 4 और 2 6, और ये 2 एडिटेज, फिर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 3 7 और 3 10, एक कैरी फॉरवर्ड 13 और एक 14, एक कैरी फॉरवर्ड 7 8 और एक 9, और मेरे पास यहाँ पे आ गया 2, तो ये आ गया 29403। अब देखो यहां से कितने परसेंट का डिस्काउंट बनेगा आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहली चीज तो मैं इसे चाहूं तो 4 से डिवाइड कर सकता हूं, वरना थोड़ा सा दिमाग लगा दो। आप कहोगे सर वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज वाले दोनों हट गए। अब ये कह रहा है डिक्रीज बाय 30% और एक बार डिक्रीज बाय 26 पॉइंट समथिंग। भाई इसका 30% निकालना मुश्किल है क्या, 1% हो गया 400, 30% कितना बनेगा, 30% तो 12,000 बन जाएगा। क्या ये 12,000 डिक्रीज हो रहा है, नहीं भाई ये तो 10,000 कुछ हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, मेरा आंसर यही होगा। चलें आगे। अगला सवाल कहता है x वेरीज इनवर्सली एज y³ - 3, मतलब x प्रोपोर्शनल है y³ - 3 का। हमें अगर x 6 दे रखा है तो y 4 है, तो हमें वैल्यू बतानी है x का मान क्या होगा जब y हमारे पास 8 है। जब भी इस तरह की चीज दे रखी होती है तो आप x को रिप्लेस कर देते हो x1 से, और y को रिप्लेस कर देते हो y1 से, और यहाँ पे हो गया 3। अब सेम चीज अगर आपको x2 लाना है तो इसे डिवाइड कर दो x2 से, तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे y2, और ये क्यूब -3 है 1 है, ये आपका एज इट इज रह जाएगा। ये चीज पढ़ा रखी है, और ये इक्वेट कर देते हैं। अब x1 को जो स्टार्टिंग में दे रखा है हमें, x की वैल्यू अगर 6 है तो हमारे पास y की वैल्यू 4 है, तो 4 का क्यूब -1, और x का मान बताना है हमें जब y 8 है, तो y2 को 8 कर दो। सोल्व करके अपना इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो 64 - 1 63 हो गया, और ये वाली वैल्यू 512 - 1 511 हो गई, ठीक है। इनमें कुछ कट रहा है क्या, अगर आप ध्यान से देखें 3 से तो नहीं कट रहा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है 73, और यहाँ पे 9 जा, और कुछ कट रहा है, अब तो और कुछ कटेगा नहीं, 73 तो प्राइम नंबर आ गया, किसी से कटना नहीं है, तो x डिनोमिनेटर में मेरे पास 9 × 6, न्यूमरेटर में 54, और यहाँ पे 73, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, सिंपल था बट ले लिया हमने, रेशियो का एक ही ठीक ठाक सवाल था। ये सवाल जितने भी सवाल थे ना, ये सारे मैंने मॉक्स में आपको पहले ही करा दिए थे एग्जाम से पहले, तो बच्चे बोल भी रहे थे एग्जाम देने के बाद कि सर सारा जो आपने मॉक में दिए थे क्वेश्चन, पूरा पेपर उसी में से आया, कुछ अलग था ही नहीं एक भी सवाल। जैसे ये वाला सवाल है, क्या तो क्वेश्चन में कहता है एक टैक्सी स्टैंड है, 2 कैब्स हैं जो स्टार्ट होती हैं 57 km/h की स्पीड से 12 मिनट के इंटरवल पे, दोनों कैब सेम डायरेक्शन में चलती हैं, एक मैन अपोजिट डायरेक्शन से आता है, और कैब्स को मिलता है 10 मिनट्स के इंटरवल पे, तो स्पीड ऑफ मैन बता दो क्या होगी। इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई थी या नहीं बताई थी, मैंने कहा था आपके पास सबसे पहले का इंटरवल देख लो, ये है 12 मिनट, और बाद में कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं 10 मिनट, तो बाद में कितने टाइम के बाद मिलेंगे, वो हो गया 10 मिनट, और इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया 10, 12 - 10 ये हो गया 2, और जो ये रेशियो आता है यही मेरी स्पीड होती है, किसकी, कैब की और आदमी की, इनकी स्पीड का रेशियो मिल गया 5:1। हमसे पूछा है अगर कैब की स्पीड है 57
तो भाई 1 रेशियो का मान बता दो। 5 से डिवाइड करूंगा 57 को तो 11.4 आ गया। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म। डायरेक्ट ट्रिक याद थी या नहीं थी? बेसिक से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ाने आया हूं तो आपको अच्छे से समझा के जाऊंगा, चिंता मत करो। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि आपको रटवा दी, बस समझाऊंगा सारी चीजें। क्वेश्चन में कहता है कि भाई मेरे पास देखो यहाँ पे मान लो ये टैक्सी स्टैंड है, यहां से कैब्स निकलेंगी और कितने मिनट के इंटरवल पे? 12 मिनट के इंटरवल पे दोनों कैब्स निकल रही हैं। और एक जो पर्सन है वो मान लो यहां पे होगा, ठीक है। सपोज करो वो पर्सन हमारा यहां पे खड़ा हुआ है। अगर वो पर्सन नहीं चलता, अपनी पोजीशन पे ही रहता, तो भाई कैब को कितने इंटरवल के बाद कैब मिलती? आप कहते सर एक कैब चली, मान लो मेरे पास यहां पे ये पर्सन खड़ा हुआ है, एक कैब मेरी इस पर्सन तक पहुंच चुकी है, ठीक है। अब हम दूसरी कैब को देखेंगे। 2 कैब थी, 12 मिनट के इंटरवल पे निकल रही हैं, तो इनके बीच में जो गैप होगा, ये कैब की जो भी स्पीड है, ये डिस्टेंस जो होगा मेरा, वो कैब कितने मिनट में कवर कर पाएगी? वो 12 मिनट में कवर कर पाएगी। तो मैं तब से देख रहा हूं जब एक कैब इस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच चुकी है, तो दूसरी कैब कितने मिनट की दूरी पे होगी इससे? क्या 12 मिनट की दूरी पे होगी? ठीक है, टैक्सी स्टैंड पे हो या कहीं भी हो। अगर ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक कैब मिल गई, अब यहां से ये कैब चल रही है। अगर आदमी खड़ा रहता है इसी पोजीशन पे, क्योंकि कैब 12 मिनट के इंटरवल पे निकल रही है, तो इस तक 12 मिनट के बाद पहुंचती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये आदमी इधर चल रहा है और कैब इधर चल रही है, जिसकी वजह से ये दोनों अब जब मिलेंगे, ये कितने मिनट के बाद मिल जाएंगे? आप कहेंगे सर ये 10 मिनट के बाद मिल जाएंगे। तो अब अगर मैं इस दूरी की बात करूं, इस डिस्टेंस की बात करूं, तो जो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कैब को अगर ओरिजिनल खाली कैब चल रही होती तो ये डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट तो यहां से यहां तक लग गई, 2 मिनट और लग जाती इस डिस्टेंस को कवर करने में। जबकि आदमी जब चल रहा है तो कैब ने 10 मिनट से यहां से यहां तक चला, आदमी ने 10 मिनट तक यहां से यहां तक चला होगा, तब जाके ये डी डिस्टेंस कवर करा होगा। तो आप कहेंगे सर इस डी डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो इस दूरी को तय करने में कैब को लग रहे हैं 2 मिनट, और हमारे पास आदमी को कितना टाइम लग रहा है इस दूरी को तय करने में? 10 मिनट। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो मेरे पास टाइम का रेशियो क्या हो गया? कैब का और पर्सन का। कैब को लग रहे हैं 2 मिनट और पर्सन को लग रहे हैं 10 मिनट सेम दूरी को तय करने में। तो ये इनका हो गया टाइम रेशियो। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो हमने पढ़ा है टाइम रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? स्पीड के। तो आप कहेंगे सर स्पीड का रेशियो हो जाएगा 10:2 दैट इज 5:1, जो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखवाया है। और ये कैसे निकाला हमने? आपने यही देखा कि भाई ये तो 10 मिनट जितने इंटरवल पे वो पर्सन से मिल रही है वही चीज है जो हमने यहाँ पे देखा था। और ये जो 2 मिनट का डिस्टेंस आया, ये कैसा है? 12 - 10 करा तो हमें ये 2 मिनट का डिस्टेंस। तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना और क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर? अगला सवाल हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके का। एक बस डिपो से बस 8 मिनट के इंटरवल्स पे निकलती है, एक स्ट्रेट लाइन पे जाती है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक ट्रैवलर बस डिपो की तरफ आ रहा है और उसे बस को रेगुलरली वो 6 मिनट के इंटरवल पे मिल रहा है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रैवलर क्या होगी। आप कहेंगे सर कितने इंटरवल के बाद ट्रैवलर बस से मिल रहा है? 6 मिनट। बस कितने इंटरवल पे निकल रही है? 8 मिनट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8 - 6, ये होगा 2। और यही मेरी स्पीड का रेशियो हो जाएगा बस का और ट्रैवलर का। कहने का मतलब ये है कि भाई जो दूरी बस 6 मिनट में तय करेगी, उस सेम दूरी को कवर करने के लिए ट्रैवलर को कितना टाइम लगेगा? 8 - 6, 2 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अब इनकी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। जो दूरी को तय करने के लिए ट्रैवलर को 6 मिनट लगी, वो बस को ट्रैवल करने के लिए कितना मिनट लगती है? 8 - 6 दैट इज 2 मिनट। तो ये टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाता है और स्पीड का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 6:2, जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3:1। हमारे पास बस की स्पीड कितनी है? 24 है। 3:24 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास ट्रेवलर की स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 × 8 24 है, तो 1:8 के बराबर। तो यही आंसर है। अगला सवाल हमारे पास, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो 125 किलोमीटर पर आ रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड 25 किलोमीटर पर आ रहा है। टोटल टाइम लग रहा है जर्नी में 25 आवर्स का, एक प्लेस पे जाने और आने में। तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है।
कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर मान लो यहां से लेके यहां तक ये d डिस्टेंस की दूरी है, पहले ये अपस्ट्रीम पहले डाउनस्ट्रीम 25 किलोमीटर 125 किलोमीटर पर आवर की दूरी से तय की गई। वापसी आते टाइम क्योंकि अब अपस्ट्रीम मिलेगा, पानी के भाव के खिलाफ हम आएंगे तो ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया जाएगा। तो हमें बताना है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल टाइम कितना लग गया 25 घंटे। तो डायरेक्टली आप बेसिक से करो, आप कहेंगे सर डी डिस्टेंस है 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो इतना टाइम, और सेम डी डिस्टेंस को 25 की स्पीड से आ रहे हैं तो इतना टाइम, टोटल टाइम हो गया 25। आपको क्या बताना टोटल दूरी कितनी तय की गई, तो डी गए हैं और डी ही वापस भी आए हैं, तो हमें किसका मान बताना है 2d का मान बताना है, बस यहाँ पे गलती मत करना, बाकी सब ठीक है। सोल्व करोगे आप देखोगे यहाँ पे 125 एलसीएम आ जाएगा, इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई और इस वाले में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125 बनाने के लिए। तो इधर बचेगा आपके पास 6d और इधर की बचेगा यहाँ पे 125 इंटू में 25। हमें क्या बताना है, हमें 2d का मान बताना है, तो 3 से डिवाइड कर दो इधर भी और इधर भी, और यही मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 कभी आ सकता है क्या, 1/6 5/6 नहीं आ सकता, आएगा 3। अब 3 से भी डिवाइड करके आप देखोगे यहाँ पे रिमाइंडर बन रहा है 1 और यहाँ पे मिल रहा है 2, तो डायरेक्टली रिमाइंडर से कर लो। 25 को 3 से काटूंगा रिमाइंडर 1, 125 को 3 से काटूंगा तो रिमाइंडर 2, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। तो यही आंसर है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, पूरा सोल्व, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, बच्चे वैसे ही कैलकुलेशन डरते हैं मैथ्स में। कहता है कि प्योर घी की कीमत है 112 रुपए पर किलो, इसमें वेजिटेबल ऑयल अगर हम मिला दें 56 रुपए पर किलो, तो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को मिक्सचर को 91 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पे 30% का लाभ होता है, तो किस रेशियो में उसने दोनों को मिलाया होगा। देखो जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं इस तरह के सवाल में, तो या तो लागत मूल्य पे लगाएंगे या फिर विक्रय मूल्य पे लगाएंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे लगाएंगे या सेलिंग प्राइस पे। आप कहेंगे सर प्योर घी की कीमत है 112, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, जो वेजिटेबल ऑयल मिला रहा हूं इसमें इसकी कीमत है ये, तो इन दोनों को मिला के जो कीमत बनेगी वो क्या आएगी, अब वो हमें यहां से निकालनी पड़ेगी। 91 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं तो 30% का फायदा, तो मतलब 130%, अगर कॉस्ट प्राइस को 100% माना तो 130% का मान ये है, तो 100% का मान कितना होगा 91 डिवाइडेड बाई 130 इंटू में 100, ये वैल्यू होगी, 0 से 0 कट गया, यहां से काटूंगा 7 और ये आ गया 70। तो लागत मूल्य जो आया हमारे पास वो आया 70 लागत मूल्य कब आया होगा, जब इन दोनों को मिलाया होगा, तो ये मिलाया और ये मिलाया, 70 की कीमत बनाई, किस रेशियो में मिलाया होगा 70 बनाने के लिए, आप एलिगेशन लगा देंगे, तो इसमें से ये घटाया तो ये आया 42 और इसमें से ये घटाया तो ये वाली वैल्यू आई 14 से काट दूंगा तो 1:3, 1:3 में मिलाया होगा, तब जाके मेरे पास 70 का लागत मूल्य बना होगा। इसी तरीके का एक और सवाल जो आपको सीधा होमवर्क में करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना है कि क्या आएगा। अगला सवाल हमारे पास, अब देखो ये सवाल में क्या कहता है कि दो आर्टिकल्स हैं एक्स और वाई, उनके प्राइस का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। एक्स आर्टिकल को बेच के प्रॉफिट होता है 43% का और वाई आर्टिकल को बेच के लॉस होता है 12% का, तो हमें बताना है ओवरऑल लॉस या गेन कितना होगा पूरे ट्रांजेक्शन। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, अगर रेशियो दे रखा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और भाग में इन दोनों का योग, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी। 2 इंटू 43 86% पॉजिटिव का, 3 इंटू 12 -36% डिवाइडेड बाई 2 + 3 कितना हो गया 5, 50/5 ये हो गया 10%, पॉजिटिव है इसका मतलब लाभ होगा, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चले आगे, ये बेसिक चीजें सब पढ़ा रखा है आपको। कहता है कि भाई सेल लग रही है, 50% गुड्स को हमने 45% के प्रॉफिट पे बेचा, 30% रिमेनिंग को हमने 27% के प्रॉफिट पे बेचा और रिमेनिंग को हमने लॉस पे बेच दिया 43% के, तो ओवरऑल प्रॉफिट x% का है, तो x का मान क्या होगा, डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली वन लाइनर कैसे करोगे, आप कहोगे सर 50% गुड्स का मतलब क्या हो गया 1/2, इसे हमने बेचा 45% के प्रॉफिट पे, तो इंटू में 45%, फिर मेरे पास 30% ऑफ द रिमेनिंग है, तो भाई 50% तो बेच दी है, बची कितनी 50%, डेट इज 1/2, इसका भी ये रिमेनिंग है, इसका 30% कितना हो जाएगा भाई 3/10। अब ये बेचेंगे और बाद में रिमेनिंग को भी बेचेंगे, तो इसका
अभी हमने 30% लिया, तो इसका अगले स्टेप में हमें 70% भी लेना पड़ेगा, तो वो होगा 7/10। अब ये वाले को हम कितने पे बेच रहे हैं भाई? ये 30% को, रिमेनिंग के हम बेच रहे हैं 27% के प्रॉफिट पे, और इसे बेच रहे हैं हम 43% के लॉस पे। ओवरऑल बता दो कितना प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत होगा। तो आप तीनों चीजों को जोड़ देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे सब जगह मेरे पास 2 × 10 2 × 10 2 × 10 चल ही रहा है, तो आपके ऊपर है, आप यहाँ पे 20 बनाना चाहें तो एक 0 यहाँ पे लगा दो और ये हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में सीधा सब जगह 20 आ गया, यहाँ पे 450 है, यहाँ पे प्लस में ये कितना हो गया 81 हो गया, और यहाँ पे माइनस में 7 × 21 7 × 28 और 2 30, ये हो गया। इसमें से इसे घटाऊंगा तो माइनस का 220, और इसमें घटा दूंगा तो 230/20%, यहां से काट दूंगा तो 11.5%। यही मेरा इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है, समझ आ गया, मजे आ रहे हैं सवाल करने में। क्वेश्चन में कहता है एक ट्रेडर है जो 10% का डिस्काउंट देता है एमआरपी पे एक आर्टिकल के, और 4 आर्टिकल फ्री देता है अगर कोई 15 आर्टिकल परचेज करता है, और 35% का लाभ भी पा लेता है पूरी ट्रांजेक्शन में। अगर कस्टमर 15 आर्टिकल्स के लिए पे करता है तो आप बता दो कि जो एमआरपी है आर्टिकल का वो कितने प्रतिशत अधिक है उसके लागत मूल्य, डेट इज कॉस्ट प्राइस से। आप सीधा करो, सिंगल लाइन इक्वेशन बता रखी है भाई, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी को जोड़ने वाली कड़ी क्या होती है भाई? वो होती है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और एमआरपी पे डिस्काउंट दे दो तो सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम एमआरपी से ही स्टार्ट करेंगे। हमने दिया 10% का डिस्काउंट, तो कितने में बेचेंगे? 90% में, मतलब एमआरपी का 9/10। फिर कहता है कि भाई 15 आर्टिकल खरीदोगे तो 4 आर्टिकल मुफ्त दे देंगे। इसका मतलब क्या है? दुकानदार की दुकान से कितने आर्टिकल जाएंगे? आप कहेंगे सर 19 आर्टिकल जाएंगे, जिसमें वो कीमत कितने की लेगा? 15 की लेगा, और 4 फ्री दे देगा। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या करना पड़ेगा? 15 जमा 4 करके हमने 19 निकाला, तो टोटल उसकी दुकान से 19 आर्टिकल गए, चार्ज कर रहा है सिर्फ 15 के पैसे। तो क्या ये सेलिंग प्राइस बन गया? अब पूरी ट्रांजेक्शन में उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है 35% का, तो वो कॉस्ट प्राइस पे लेंगे। कॉस्ट प्राइस पे 35% बढ़ाओगे तो 135% बनेगा, जो की वैल्यू कितनी होती है? 27/20 होती है। ये सोल्व करके हमारे पास सेलिंग प्राइस दोनों जगह इक्वेट कर दिया, एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस निकाल के सोल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सोल्व करूंगा मैं तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 19 तो मेरा ये कहीं से कटेगा नहीं, ठीक है, तो आगे जाके उधर मल्टीप्लाई होगा 19, ये दिख रहा है। यहाँ से काटूंगा तो ये 2 हो गया, और 9 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 5, तो हो गया खत्म। एमआरपी कॉस्ट प्राइस नीचे ले जाओ, 5 दूनी 10 और ये 19 इधर, 10 का कॉस्ट प्राइस है तो एमआरपी है 19, कितने का एक्स्ट्रा है? 9, तो एमआरपी कितना ज्यादा रखा है? 90% ज्यादा रखा है, 9/10। अगला सवाल, ये वाला सवाल बड़े ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, आजकल बहुत पूछ रहे हैं ऐसा। कहता है कि 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपए है। तो एक पेन की कीमत अगर मैं P मान लूं और एक नोटबुक की कीमत N मान लूं, तो मेरे पास इन दोनों की कंबाइंड कीमत कितनी हो गई भाई? 130 रुपए हो गई। अगर एक पेन के प्राइस को हमने 25% बढ़ा दिया, तो भाई 25% बढ़ा दूंगा पेन के प्राइस को, तो 25% होता है 1/4। तो क्या करना पड़ेगा? 4 जमा 1, पेन के प्राइस को 5/4 करना पड़ेगा। नोटबुक की कीमत को घटा दिया 20% से, 20% घटाया तो 80% रह गया। 80% क्या होता है? 4/5। तो 9, ये नोटबुक की कीमत होगी, इसका भी 4/5। तो हमारे पास 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत, 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत निकल के आई 82 रुपीज। तो हमसे पूछा है बता दो एक पेन और 2 नोटबुक की कीमत क्या होगी? एक पेन और 2 नोटबुक की कीमत सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप इसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन आप देखिए क्या करना है हमें। यहां से अगर मैं यहाँ पे काटूं तो 2, आगे कुछ कटेगा नहीं। अब आप 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। तो इसमें 5 से गुना दोनों जगह कर दो और यहाँ पे 2 से गुना कर दो, तो ये 10 बन गया। ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई आएगा तो 1 0 और ये हटा दूं अब सारा का सारा। क्या यही रिजल्ट बनेगा मेरे पास? आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन जो मेरे पास निकल के आई, ये बनी मेरे पास 25 पेन प्लस 32 नोटबुक, और ये किसके बराबर? 820 के बराबर।
हमें निकालना क्या है, एक पेन और 2 नोटबुक की कीमत। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, वैसे तो आप पेन और नोटबुक की कीमत निकाल सकते हैं बेसिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करके वो सारी चीजें, बट मेरे को एक पेन चाहिए। अच्छा कुछ दिख रहा है क्या इसमें, किससे, ये 4 है और ये 25 है, इसमें अगर मैं 6 से गुना करूं तो ये 24 पेन और 25 पेन, एक पेन का डिफरेंस, 5 और 6 30 नोटबुक, और यहाँ पे 32, तो 2 नोटबुक बचेगा। आप कहेंगे सर हो गया क्वेश्चन खत्म, इस वाले में से इस वाली को घटा दो, ऊपर वाले में 6 से गुना करा, इसमें से घटा दिया। और ये तो सिंपल है, अगर एक में चेंज करके निकालना हो तो ये चीज फिर भी क्लिक कर जाती है, वरना हर बार ये काम क्लिक नहीं करेगा, फिर आपको बेसिक से सोल्व करना पड़ता है। बट यहाँ पे मेरे को इजीली मिल गया कि भाई इसमें 6 से गुना कर दो और इसमें से घटा दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो मेरे पास डायरेक्टली आ गया एक पेन और 2 नोटबुक की कीमत कितनी आ गई, 780। इसमें से घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या 40 आ गई, क्वेश्चन हो गया खत्म। ऐसे भी देख लिया करो, कई बार डायरेक्टली हिट हो जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, IBACIO, रेलवे, बहुत बार ये सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है कंटेनर ए है जिसमें 30 लीटर प्योर मिल्क है जिसकी कीमत है 40 रुपए पर किलो के हिसाब से। कंटेनर बी है जिसमें 50 लीटर मिल्क है और इसकी कीमत 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से। दोनों को मिक्स किया जाता है, जो एवरेज कॉस्ट निकल के आती है मिक्सचर की वो कितनी ज्यादा या कम है जो एवरेज कॉस्ट आएगी कंटेनर ए के मिल्क की। अब देखो कितना सरल सवाल है, लैंग्वेज में इतना बड़ा बना दिया, इसका कुछ ही सेकंड का आंसर निकलेगा। मैंने कहा भाई ये ए है और एक बी है, क्वांटिटी कभी मैटर करती है, एवरेज में नहीं मैटर करती। आप कहेंगे यहाँ पे 30 लीटर है और यहाँ पे 50 लीटर है तो इनका रेशियो ले लूं, तो मैं कह लेता हूँ हाँ यहाँ पे 3 रेशियो है और यहाँ पे 5 रेशियो, ये क्वांटिटी मान ली मैंने। प्राइस कितना है, इसका 40 है और इसका 50 है, ये वैल्यू हो गई इनकी जिसे हम एवरेज भी मान लेते हैं। अब हमें बताना है जो कंबाइंड प्राइस होगा वो इसके एवरेज प्राइस से कितना ज्यादा होगा। तो ए का तो एवरेज प्राइस इतना है, तो हमें बताना है कंबाइंड प्राइस इससे कितना ज्यादा होगा, है ना। तो आप डेविएशन का कांसेप्ट सिखा रखा है मैंने आपको, डेविएशन निकाल लो। मैं मान लेता हूं मेरी एवरेज कीमत क्या है, एज्यूम्ड एवरेज ये है 40, तो डेविएशन कितने का आएगा इसमें, 40 पे 0, और इसमें डेविएशन कितने का आएगा 40 पे। आप कहेंगे सर 50 में से 40 घटाया 10। सम ऑफ डेविएशन हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो ये 0 इंटू 3 तो 0 ही है, 10 इंटू 5 ये हो गया 50, तो टोटल डेविएशन आया इतना। कितने में बटेगा, आप कहेंगे सर 5 और 3 8, 8 में बटेगा। तो मेरे पास जो एवरेज होगा न्यू वो पुराने एवरेज से इतना ज्यादा होगा जो हमने माना है, और इससे काटूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6.25। तो भाई जो कंबाइंड कीमत होगी ना जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, वो जो मैंने 40 एवरेज माना था उससे 6.25 ज्यादा होगी। हमसे यही तो पूछा है भाई, 40 से अगर इसका एक ही जो एवरेज कीमत है उससे कितनी ज्यादा होगी कंबाइंड कीमत, आप कहेंगे सर 6.25, यही आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। 6.25 मोर, लेस वाले तो आप वैसे ही हटा देते थे, आप यहाँ पे इससे निकाल लो इस क्वेश्चन को। आपको जरूरी नहीं आप पहले एवरेज प्राइस निकालें कंबाइंड का फिर उसमें से 40 को घटाएं आंसर निकालें, आप डेविएशन कांसेप्ट लगाओ, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है आपको। अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है, कहता है जो वेटेड एवरेज है नंबर्स इनका जिनकी वेट हमें इतनी इतनी दे रखी है, तो हमें बताना है कि भाई वेटेड एवरेज क्या होगा। देखो ध्यान से यहाँ पे गलती मत करना, इस चीज को बड़े ध्यान से कंसेप्ट को समझो। हमारे पास जो वेटेड एवरेज होता है वो होता है n1 a1 + n2 a2 डैश 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 डिवाइडेड बाय n1 + n2 + n3, ठीक है। अब ये n1 n नंबर्स नहीं होते, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग गलती कर लेते हैं, आप ध्यान समझ के चलिएगा। ये क्या होते हैं, हमारे वेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे वेट होते हैं, मतलब कि कौन सी वैल्यू कितनी बार हुई ये उसका वेट कहलाती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू होगी, आप कहेंगे सर नंबर्स हैं ये इतने और इनका वेट इतना है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये वाला नंबर कितनी बार आ रहा है, 17 है ये 29 बार आएगा, 12 है ये 89 टाइम्स आएगा, ये 23 है ये 15 टाइम्स आएगा। तो आप वेट को आप कह सकते हैं ये बारंबारता ही एक तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे जब वेटेड एवरेज निकालेंगे तो आपको यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें, इसको इसमें, सबको करना पड़ेगा और लास्ट में इन सबका सम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको आंसर
मिलेगा कि क्या वैल्यू आएगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है यहाँ पे, और डेविएशन कंसेप्ट भी आप यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू गैप काफी बड़ा दिख रहा है वैल्यूज के अंदर, तो डेविएशन कॉन्सेप्ट वॉन्ट वर्क जितना करना चाहिए उसे। तो पूरा ही सॉल्व कर लो। आप कहेंगे सर 17 इंटू में 29 प्लस 87 इंटू में 12 प्लस 23 इंटू में 15 प्लस मेरे पास 45 इंटू में 26 प्लस में 18 इंटू में 301 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमें जो सारे वेट्स हैं मतलब फ्रीक्वेंसी है उन्हें ऐड करना पड़ेगा। सोल्व करके आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन है, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी आप ये जरूर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन 50 से बड़ा है, ये 50 से थोड़ा सा छोटा और ये 50 से थोड़े ज्यादा छोटे हैं। तो अप्रोक्सीमेशन भी अगर लें तो अगर इन दोनों में से आंसर हुआ तो हम फंस सकते हैं अप्रोक्सीमेशन पे भी, ठीक है। इसलिए आप खुद से सोल्व करें इसे, एग्जाम टाइम में रिस्क नहीं ले पाएंगे, आपको सोल्व करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल और बढ़िया सवाल। क्वेश्चन में कहता है कि भाई 80 स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में, नया एडमिशन होता है, 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एवरेज एक्सपेंस है एक बच्चे का मैथ्स का वो बढ़ जाता है 260 रुपए से। जो एवरेज एक्सपेंस पर हेड है वो डिमिनिश हो जाता है हमारे पास 10 रुपए से। तो हमें बताना है ओरिजिनल डेली एक्सपेंस राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस ऑफ द मैथ्स क्या होगा। मैं मान लेता हूं हमारे पास जब स्टार्टिंग में 80 स्टूडेंट्स थे एक मैथ्स के अंदर, तो उनका एवरेज एक्सपेंस था ए, तो 80 ए पहला एक्सपेंस हो गया मेरा। अब 30 नए स्टूडेंट जुड़ गए तो हमारे पास क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 110, जिसकी वजह से टोटल मैथ्स का जो खर्चा है वो बढ़ा 260 से और एवरेज घट गया 10 से। तो एवरेज घट गया हमारा 10 से और टोटल खर्चा, ये नया है ये पुराना है, ये मेरे पास जो टोटल खर्चा है वो बढ़ा कितने से, 260 से। क्या इक्वेशन बन गई। हमसे पूछा है कि भाई ओरिजिनल एक्सपेंस कितना था, 80 का मान बता दो नियरेस्ट टू टेंस। सॉल्व कर लो। आप कहेंगे सर 110 ए में से 80 घटाऊंगा तो 30 ए बचेगा, और यहाँ पे 1100 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो मेरे पास 0 6 और ये 3 यही आएगा। 30 ए इसके बराबर है, तो हमें बताना है 80 ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करो, इसमें 30 से डिवाइड और 80 से मल्टीप्लाई, बात वही है। तो डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 80, दिस विल बी माय आंसर। ये कट गया हमारे पास, 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो पहले 0 8 8 10 बाय 3 तो 3626.6 ये आएगा। नियरेस्ट टू 10 जाएंगे तो 3630। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। फ्यूचर में रिपीट करेगा तो कर लेंगे, और ये सारे सवाल आपके एनटीपीसी यूजी ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सॉरी, एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। तो ये अच्छे से करके जाइए, प्रैक्टिस करिए इनकी। बाकी एक फ्रैक्शन की भी मैंने बढ़िया क्लास डाली थी आपकी, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और बहुत सारे सवाल बढ़िया बढ़िया हम इस चैनल पे करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चैनल से। बाकी लोगों को कमेंट करें जो रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर बताएं कि आरबी ने अपना एक रेलवे का चैनल भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन रेलवे से रिलेटेड आपको दी जा रही है, जिससे कि कहीं भी आप मिस आउट ना करें किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। और आप एक्सक्लूसिव पीडीएफ सारी की सारी टॉपिक वाइज हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगी। आप रेलवे का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है तो एक आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज का प्लान आता है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सारे के सारे मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपकी कंप्लीट तैयारी अगर हो गई है तो उससे बहुत बढ़िया लेवल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के अंदर रेलवे के जो टेस्ट सीरीज पेड वाली आती है वो भी आपको इसके अंदर मिलती है। तो इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में एसएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो एक ही सिंगल प्लान में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, टेस्ट की टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है।
तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट मैथ्स मुझसे पढ़ना है तो आरबी एप्लीकेशन पे आपको मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा, और अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उसके लिए ऑफिसर बैच रहता है, और आपको जीके पढ़ना है तो 699 में जीके का कोर्स भी अवेलेबल है। 6 बाकी सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेस अवेलेबल हैं। यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एंड प्रिपेयर हार्ड। अभी आप लोगों से अलविदा लूंगा। जय हिंद।